अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 27th लेक्चर ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। 26वें लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक्स देखे थे उनके अंदर मोबियस एंड आयलर फंक्शन था, उसके आपस में रिलेशन था कि मोबियस का आयलर फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। पहले हमने एक उसके लिए जनरल रिजल्ट प्रूफ किया, फिर हमने कुछ आयलर फंक्शन के रिजल्ट देखे कि आयलर फंक्शन जो है उसको किस तरीके से ऑपरेट कराया जा सकता है मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर, और अगर वो दो नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम ना हो तो फिर हमारे पास किस तरीके से आयलर फंक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है दो नंबर्स की प्रोडक्ट का। अरिथमेटिक फंक्शंस मैंने इंट्रोड्यूस किए कि अरिथमेटिक फंक्शंस की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों करेंगे। ये हम पहले थोड़ा सा कुछ कर चुके थे, मजीद हमने अरिथमेटिक फंक्शंस जो है वो डिफाइन किए, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ थी वो थी मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। हमने देखा कि मोबियस इन्वर्जन फार्मूला अगर हमारे पास हो तो वो जो हम रिलेशन डेवलप करना चाह रहे थे मोबियस फंक्शन का और आयलर फंक्शन का, वो डायरेक्टली इधर से अप्लाई किया जा सकता है। अगर हमारे पास ये फार्मूला हो तो वो डायरेक्टली आ सकता है। और फिर मैंने एक मैंगोल्ड फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर से एक अप्लाई करके दिखाया कि मोबियस इन्वर्जन फार्मूला जो है वो अप्लाई होकर इसके ऊपर किस तरीके से सम को जो है वो रिप्लेस करता है। ये लेक्चर क्योंकि इम्पॉर्टेंट था तो मैं थोड़ा सा इसका जो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला उसको एक दफ़ा दोबारा से देखना चाहता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ n विच इज d divides n and g of d if and only if g of n is equal to summation d divides n f of d n by d। ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन से हमने सबसे पहले देखा कि अगर हमारे पास ये सम लिखा हुआ है आयलर फंक्शन के लिए कि d divides n phi of d is equal to n, तो इसको हम इस तरीके से अगर लिखें तो क्या चीज़ बनती है। इधर मेरे पास ये g ऑफ n है और f ऑफ n मेरे पास एग्जैक्टली वही फंक्शन है कि जो इसके अंदर भी इनपुट किया जाए वही आउटपुट दे देता है, जिसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया था। तो इस हिसाब से ये अगर g की वैल्यू है तो इधर आ जाएगा phi ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n। f की वैल्यू n है तो f ऑफ d जब आप लिखेंगे तो इट इज d, और आगे आपके पास म्यू n एंड d आ गया। So phi of n is equal to d divides n d and mu of n by d। क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस पे चल रहा है तो मैं इनके रोल को रिप्लेस कर सकता हूँ, इट इज d डिवाइड्स n। इधर मैं आपके पास n by d लगा दूं और इधर mu of d लगा दूं, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। ये हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि इस सम ने डिवाइसेस के ऊपर चलना है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप d डिवाइड्स n करके इधर d लगा के उधर n बाई d लगाते हैं, तो क्योंकि अगर d डिवाइजर है तो n बाई d भी एक डिवाइजर है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि हम इसको आज मजीद फर्दर यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको मजीद आज यूज करूंगा। लेट्स सी कि मेरे पास n एक नंबर है और d इसको डिवाइड करता है। दिस मीन्स के n इज इक्वल टू d इंटू क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक नंबर लिखते हैं n के कॉरस्पॉन्डिंगली एक नंबर लिखते हैं d और एक नंबर लिखते हैं n बाई d, तो आपने ये दो नंबर्स बेसिकली कौन कौन से लिखे हुए हैं। पहला तो d है और दूसरा इधर से अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये आएगी q की वैल्यू आएगी n बाई d, तो ये आपने q लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप हर n के कॉरस्पॉन्डिंगली दो नंबर्स लिखते हैं, एक d और एक q। ये वो दोनों नंबर होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन n बन रही होती है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि मेरे पास सम उन दो नंबर्स के ऊपर चलेगा d और q पे जिनकी प्रोडक्ट का आंसर n आ जाएगा। पहली जगह के ऊपर d होगा और दूसरी जगह के ऊपर q होगा, तो d ऑटोमेटिकली इधर आ गई और q की वैल्यू मुझे पता है n बाई d है तो ये आ गई। तो इन जनरल कोई भी अगर आपके पास सम लिखा हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो मैं जनरल लिखता हूँ d डिवाइड्स n f ऑफ d एंड g ऑफ n बाई d। ये हमने डिफाइन की थी डिरिचले प्रोडक्ट ऑफ टू अरिथमेटिक फंक्शंस, जो कि जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनके ऊपर चलेगी। तो अगर आप उसी प्रीवियस नोशन के ऊपर जाएं
तो d डिवाइड करता है n को, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम q सच दैट n इज इक्वल टू d इंटू q। अब इधर से आपने n बाई डी की वैल्यू निकालने की आती है, n बाई डी की वैल्यू होती है q। तो मैं सम को एक दफा लिखूं तो ये आएगा d डिवाइड्स n f ऑफ d एंड q g ऑफ q, क्योंकि n बाई डी की वैल्यू ये है। तो ये सम ने चलना था हर d के ऊपर, तो हर d के कॉरस्पॉन्डिंगली एक q भी मिल रहा है। तो मैं इस सम को कह सकता हूँ कि ये सम जो है बेसिकली इस प्रोडक्ट पे चल रहा है, d और q की प्रोडक्ट, जिसका आंसर n आना चाहिए। एक साइड पे f ऑफ t है और दूसरी साइड पे g ऑफ q। तो अगर मैं वही वाली एग्जांपल लूँ जो हमने लास्ट में एक्सप्लेन की थी 6 के लिए, तो 6 के लिए कितने पेयर्स बन सकते हैं, जितने डिवाइजर्स हैं। पहला डिवाइजर है 1, तो 1 इंटू 6 इज 6। दूसरा डिवाइजर है 2, तो 2 इंटू समथिंग शुड बी 6, अदरवाइज 2 डिवाइजर नहीं रहेगा, तो 2 इंटू 3 आ गया। फिर नेक्स्ट डिवाइजर है 3, तो 3 इंटू समथिंग शुड बी 6, 2 आ गया। एंड देन लास्ट इज 6 इंटू 1 इज 6। तो हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास पेयर बन रहा है ये वाला। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये पेयर के अंदर पहली वैल्यू आएगी f ऑफ 1 एंड g ऑफ 6 प्लस f ऑफ 2 एंड g ऑफ 3, ये इसके लिए आ गई, प्लस f ऑफ 3 एंड g ऑफ 2 एंड लास्ट इज f ऑफ 6 एंड g ऑफ 1। तो ये एग्जैक्टली आप इसको इस तरीके से देख लें या इस तरीके से देख लें, ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इधर भी आप n की वैल्यू 6 जब पुट करेंगे तो उसके डिवाइजर चलाएंगे, तो इधर आपने उसके डिवाइजर लिखने हैं हर दफा हर सम के कॉरस्पॉन्डिंगली, और नेक्स्ट टाइम उसके क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। तो ये जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है। तो अगर डिवाइजर और क्वेश्चन की प्रोडक्ट करेंगे और आपको ये भी पता है कि वो डिवाइजर है, तो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट होने के बाद पूरा नंबर आंसर दे देगा। पूरा नंबर अगर आंसर मिल रहा है तो एग्जैक्टली ये पेयर्स बन रहे हैं। तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ इस नोशन के अंदर कि एफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू कोई भी दो नंबर्स हो ए बी जिनकी प्रोडक्ट एन आ रही है, एक पे एफ ऑफ ए आ जाएगा और दूसरे पे जी ऑफ पी आ जाएगा। तो डिरिचलेट प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब आज का जो हमारा कंसर्न है वो किधर से शुरू होता है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर जस्ट खत्म किया था, तो उसके अंदर मेरे पास एक लास्ट टॉपिक था जो लिखा हुआ था मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस का। और मैंने कहा था कि जो मैंने आयलर थ्योरम को डिस्कस किया, आयलर फंक्शन को डिस्कस किया और देखा कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो मैं यूज करूंगा उन नए डिफाइंड फंक्शंस के लिए जिनको मैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस कहूंगा। पहले ये देखते हैं कि ये टर्म जो है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या है। A function f, so मेरी assumption है कि ये arithmetic function है obviously, क्योंकि मैं सिर्फ arithmetic functions को डिस्कस कर रहा हूँ इस पोर्शन में। So a function f is called multiplicative function if f of m into n should be f of m into f of n when m and n are two relatively prime numbers। अगर दो नंबर्स में उनका जीसीडी 1 है तो इन दैट केस जो f है वो उन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट हो सकता है। यानी कि f ऑफ m n अगर आपने कैलकुलेट करना है तो बराबर है कि आप f ऑफ m कैलकुलेट कर लें और f ऑफ n अलग से कैलकुलेट कर लें। और एक और टर्म इधर ही डिफाइन कर लेते हैं, अ फंक्शन f इज कॉल्ड completely multiplicative if f of m n is equal to f of m into f of n for all m and n। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके ऊपर, जैसे मर्जी m और n हो, आपस में रिलेटिवली प्राइम है नहीं है, जैसे मर्जी है। अगर उनके ऊपर स्प्लिट हो जाता है तो मैं उसको फंक्शन को कहूंगा कि ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो ये सारी बात है कि ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि किसी फंक्शन में अप्लाई करूं, ये सिर्फ और सिर्फ m और n के ऊपर है। तो जो फंक्शंस मल्टीप्लिकेटिव होंगे उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव हो जाए, लेकिन जो कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है यानी कि जिसके लिए ये हर एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेटिवली प्राइम है उनके लिए भी हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है कि एवरी कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव
also multiplicative but not the converse। उसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव हैं और ऐसे कौन से हैं जो कि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं आयलर 5 फंक्शन। कल हमने इसके लिए रिजल्ट प्रूफ किया है कि phi of m and n is equal to phi of m into phi of n d over phi of d, where d is the GCD of m and n। अगर ये वाली टर्म का कोई भी आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन जो है वो इवन मल्टीप्लिकेटिव भी नहीं रहा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव होता तो वो सिंपली आना चाहिए phi of m n is equal to phi of m into phi of n। इस टर्म का आंसर अगर किसी सूरत में 1 हो जाए, यानी कि d over phi of d आंसर 1 दे दे कुछ नंबर्स के लिए, तो इन दैट केस मेरे लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। फिर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अब d over phi of d का आंसर 1 कब होगा? दिस मीन्स के d बराबर होना चाहिए phi of d के। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसके ऊपर आप 5 अप्लाई करें तो उसका नंबर वो आ जाए। अगर आप प्राइम के ऊपर भी अप्लाई करें तो phi of p का आंसर p-1 आता है, बराबर नहीं आते। सिर्फ एक नंबर है जिसको हमने खुद डिफाइन किया हुआ है, phi of 1 is 1। इसका मतलब है कि अगर d की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर ये चीज 1 हो सकती है। दैट इज m और n का जो GCD है अगर वो 1 हो जाए तो फिर आपके पास ये वाली चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। इन दैट केस आपके पास होगा phi of m n is equal to phi of m into phi of n। So मिसाल के तौर पे phi of 6 is equal to phi of 2 into phi of 3। phi of 42 is equal to phi of 6 into phi of 7। दोनों है रिलेटिवली प्राइम है 6 और 7, और फिर इसको मजीद ओपन कर लिया। ये हम इस तरह की एक्सरसाइज जो आयलर 5 फंक्शन की हमने एक्सरसाइज की थी उसमें देख चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास d की कोई भी वैल्यू आ जाती है 1 के अलावा, तो ये नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कोई भी 1 के अलावा नंबर नहीं है जिसका आयलर 5 फंक्शन और वो नंबर बराबर हो सिवाय 1 के। तो जब भी d की वैल्यू 1 के अलावा कुछ आएगी, ये नंबर क्योंकि 1 के बराबर नहीं रहेगा तो फंक्शन जो है वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो सकता। तो सब नंबर के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के लिए ट्रू है जो कि जिनका GCD आपस में 1 है। तो आयलर 5 फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव but not completely multiplicative। हमने एक और फंक्शन किया था मोबियस फंक्शन। सो मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद है, म्यू ऑफ n का आंसर -1 रेज़ टू पावर आपके पास जितने k हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर वो आ जाएगा अगर वो सारे के सारे जो है 1 के बराबर हो, और 0 होगा अदरवाइज। सो मैं दो नंबर पहले तो उठाता हूं 2 into 2। इन दोनों का जो GCD है वो 1 नहीं है। मैं एक मिनट कहता हूं कि इसके ऊपर ये क्या स्प्लिट होता है या नहीं होता। तो म्यू ऑफ 2 स्क्वायर क्या म्यू ऑफ 2 into म्यू ऑफ 2 के बराबर हो सकता है? सो म्यू ऑफ 4 का आंसर क्या होना चाहिए? 2 की पावर 2 आ गई, 1 नहीं रही, 0 आंसर है। इधर म्यू ऑफ 2 का इंडिपेंडेंटली आंसर 2 की सिर्फ एक पावर है 2 रेज़ टू पावर 1, आंसर आ गया -1। इसका आंसर आ गया -1। ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू 1। ये तो गलत है। इसका मतलब है कि इधर से ये क्लियर है कि म्यू जो है वो एक कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है, ऑब्वियस है। लेकिन म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अगर आपने दो नंबर्स जिनका GCD 1 है वो चूज किए होंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्राइम एक नंबर में आ रहा होगा वो प्राइम दूसरे नंबर में नहीं होगा। तो मैं जब म्यू ऑफ m और n की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इधर के जो प्राइम है वो इधर नहीं आएंगे, तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n। तो इसी तरीके से जो म्यू है वो मल्टीप्लिकेटिव तो है लेकिन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं है।
अब हमें कोई एग्जांपल ऐसी भी चाहिए जो फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव हो, कोई फर्क ना उसे पड़े कि आपने m और n जो है रिलेटिवली प्राइम चूज किए या नहीं किए। मैं एक फंक्शन जो है वो खुद से डिफाइन करता हूँ, एग्जांपल से f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया, सिंपल सा फंक्शन, आपको पता है जो भी नंबर इसके अंदर इनपुट दे रहा हूँ उसका स्क्वायर कर रहा है। अब इसके अंदर अपनी मर्जी के कोई दो नंबर करें तो ये m और n का स्क्वायर आ जाएगा, ये बराबर है mn इंटू mn, इसमें से m की स्क्वायर आ गया और n का स्क्वायर आ गया, जो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इट इज f ऑफ m इंटू f ऑफ n। तो सिंपली ये जो पावर फंक्शन है कि आप किसी भी नंबर की पावर ले लें और इसके अंदर 2 का कोई कमाल नहीं है, आप 2 की जगह 3 ले लें, 5 ले लें, व्हाट्सएवर जो मर्जी रखा हो, क्योंकि पावर आपने लिया तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर फंक्शन है इज अ कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसी तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन में डिफाइन किया था आई एफ एन इज 1n, तो इसने n की हर वैल्यू के लिए जो कि 1 से बड़ी है 0 आंसर दे देना है। तो आपने जो मर्जी वैल्यू पुट की हो, लेफ्ट साइड भी 0 रहनी है, राइट साइड भी 0 रहनी है, तो ऑटोमेटिकली, मतलब ट्रीवियस एग्जांपल है लेकिन ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है ये आपके पास एग्जांपल है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की है, ये मल्टीप्लिकेटिव भी है और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव भी है। सो अगर, क्योंकि वो बड़ी, मैंने पहली रिमार्क ये दी है कि अगर फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए अगर काम कर रहा है तो जो रिलेटिवली प्राइम उनके अंदर है उनके लिए भी काम करेगा, क्योंकि वो भी तो सब में शामिल है ना, m और n। तो इसलिए जब मैं किसी फंक्शन को कहता हूँ कि वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो मल्टीप्लिकेटिव भी है। अब कुछ ऐसे ही हमारे पास छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं जिनको देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं है। तो ये एक छोटा सा थ्योरम की फॉर्म में है, इफ f इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन देन the value of that function on 1 should be exactly 1। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है। तो ये वन वे है, मैं ये नहीं कह रहा कि इफ एंड ओनली इफ है। अगर f ऑफ 1 का आंसर 1 आ रहा है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इस निगेशन के लिए जरूर यूज किया जा सकता है अगर आपने ये प्रूफ करना हो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, तो उसके लिए मैं इस रिजल्ट को जरूर यूज कर सकता हूँ। इफ इट इज मल्टीप्लिकेटिव देन इट शुड बी 1। तो मैं कोई फंक्शन देखता हूँ जो 1 के ऊपर 1 वैल्यू नहीं देता तो मैं इसको यूज करके कहता हूँ कि इसकी निगेशन ये होगी कि इफ f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1 देन f शुड नॉट बी मल्टीप्लिकेटिव। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के ऊपर 1 नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगा अगर मैं इस रिजल्ट को प्रूफ कर दूं। तो इसका प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है, देखें बड़ा सिंपल सा प्रूफ है और इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है। सपोज f is a multiplicative function। इसका मतलब ये है कि f of m n is equal to f of m into f of n whenever m and n are relatively prime। मैं दो नंबर चूज करता हूँ, चूज m is equal to 1 एंड n इज इक्वल टू n। m की जगह मैंने 1 चूज कर लिया और n वैसे ही रख लिया, n कोई भी नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है। पहला क्वेश्चन, 1 और n का जीसीडी क्या होगा? तो n अगर बड़ा नंबर है तो 1 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 1, और तो कोई डिवाइजर नहीं है। n के डिवाइजर्स बहुत सारे हैं लेकिन क्योंकि मैं कॉमन डिवाइजर्स में जा रहा हूँ तो सिर्फ कॉमन डिवाइजर में एक ही डिवाइजर पड़ा हुआ है और वही सबसे बड़ा होगा। एक सेट में अगर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है और मैं पूछता हूँ कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा, तो वही बड़ा सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब है कि इसका जीसीडी 1 आ गया। अब अगर ये चीज हो तो ऊपर वाली डेफिनेशन ये कहती है कि इसके ऊपर अगर स्प्लिट किया जाए तो ये स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि f ऑफ n, अब मैं ट्रिक ये है कि n को 1 इंटू n लिख रहा हूँ तो ये स्प्लिट होना चाहिए। इसका मतलब है कि f ऑफ 1 आना चाहिए और f ऑफ n आना चाहिए। अब f ऑफ n जो है अगर तो वो सबके लिए 0 है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी के लिए 0 नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि इफ f इज मल्टीप्लिकेटिव देन द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन ऑन 1 शुड बी 1, दैट इज f ऑफ 1 शुड बी 1।
अब मैं वो जो एक बार हमने फंक्शन किया था मैंगोल्ड फंक्शन, उसको देखते हैं। मैंगोल्ड फंक्शन की वैल्यू n की थी log of p if p n is equal to some p power and 0 otherwise। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ उन n के ऊपर वैल्यूज देनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम की पावर हो। तो 2 के ऊपर ये वैल्यू देगा, 2 के ऊपर ये वैल्यू देगा, 4 के ऊपर वैल्यू देगा, 8 के ऊपर वैल्यू देगा, इसी तरीके से 3 पे वैल्यू देगा, 9 पे वैल्यू देगा, 27 पे वैल्यू देगा। लेकिन जो भी नंबर जिसमें एक से ज्यादा प्राइम आ गए उसकी डिकम्पोजिशन में, उनके ऊपर ये 0 देगा। तो बाकी जितने भी हैं वो सारे 0 हैं। मतलब 6 पे 0 आ जाएगा, 8 पे 10 पे 0 आ जाएगा, 12 पे 0 आ जाएगा, क्योंकि उन सारे नंबर्स में एक से ज्यादा प्राइम आ रहे हैं। और उसके अलावा जो भी कोई भी और पॉसिबिलिटी है उस पर 0 होगा। तो 1 जो है वो एक, अगर मैं ये पूछूं कि log ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, सॉरी, अगर मैं ये पूछूं कि जो मैंगोल्ड फंक्शन है ये 1 के ऊपर क्या आंसर देगा, तो 1 के ऊपर इसने आंसर, मैं देखूंगा कि क्या ये जो n है आपने चूज किया है, क्या ये किसी प्राइम की पावर है? ये किसी प्राइम की पावर नहीं है। इसका मतलब इस केस में आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो log ऑफ मैंगोल्ड ऑफ 1 का आंसर 1 नहीं आ रहा। अगर 1 नहीं आ रहा तो ये थ्योरम ये कहेगा कि ये वाला फंक्शन इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया है कि ये तो जरूर होना चाहिए। अब हम कुछ क्राइटेरियाज लिखते हैं वो जो कि डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से बड़े क्लियर है। मैं उसको थ्योरम की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। एज्यूम कि ये पहला क्राइटेरिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये f ऑफ 1 1 ही होना चाहिए। तो सपोज आपके पास फंक्शन है जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, मतलब मैं दोनों के लिए क्राइटेरिया लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए भी और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के साथ। इफ सो f इज मल्टीप्लिकेटिव if and only if f of p1 alpha 1 up to pr alpha r should be equal to f of p1 alpha 1 up to pr alpha r. And second, suppose f is multiplicative, ये मेरी assumptions हैं। Then f is completely multiplicative if and only if f of p raised to power alpha should be equal to f of p की पावर alpha। So ये दो क्राइटेरियाज मैं एक किस्म की कैरेक्टराइजेशन के तौर पे यूज कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस को देखने के लिए और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस को देखने के लिए। तो अब इनके प्रूफ अगर इनकी डेफिनेशंस ध्यान में रखें तो बड़े सिंपल से हैं, बल्कि बिल्कुल ट्रिवियल है, इसमें कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो सपोज मैं इस साइड पे करता हूँ, सपोज f इज मल्टीप्लिकेटिव, इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ m इंटू n शुड बी इक्वल टू f ऑफ m इंटू f ऑफ n when m and n are relatively prime। अब इस साइड के ऊपर मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं इसको लिख लेता हूँ, p1 alpha 1 और p2 alpha 2। तो एक मिनट के लिए मैं इधर तक ही रुक जाता हूँ, मैं सारे के सारे नहीं लिखता। ये जो है मेरे पास किसके बराबर होगा, p1 और p2 दो डिफरेंट प्राइम है, इसलिए उनकी जीसीडी 1 होगी। p1 की कोई भी पावर मैं ले लूँ उसका जीसीडी p2 के साथ 1 ही रहेगा। इसी तरीके से अब मैं इधर की कोई भी पावर ले लूं तो इसका जीसीडी भी इसके साथ 1 ही रहेगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं, बेसिक रिजल्ट हैं जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं कि अगर दो नंबर्स के अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो उनकी पावर्स में भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब ये सारे के सारे मैंने डिफरेंट प्राइम्स दिए हुए हैं, p1 pr, तो दो डिफरेंट प्राइम्स में कुछ कॉमन नहीं होता, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, उनकी सारी पावर्स भी हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसको स्प्लिट किया जा सकता है।
ये 2 स्टेप्स पे हो गया। मैं इसी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम 3 प्राइम कंसिडर कर लेता हूँ, P2 अल्फा 2 एंड P3 अल्फा 3, और 2 नंबर्स के तौर पे कंसिडर करता हूँ। पहला नंबर ये है और दूसरा ये है। इन दोनों के लिए इसको इस तरह लिख लेता हूँ, P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2, और अगला इस तरह लिख लेता हूँ, P3 अल्फा 3। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि P3 एक डिफरेंट प्राइम है P1 और P2 से, तो P3 की पावर्स के अंदर कुछ कॉमन नहीं होगा P1 और P2 की पावर से, इसलिए अलग लिख लिया और फिर बैक स्टेप के ऊपर यूज करके उसको मजीद स्प्लिट कर लिया, अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड एफ ऑफ P3 अल्फा 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं जनरल प्रूफ कर सकता हूँ कि P1 अल्फा 1 अप टू PR अल्फा R जो है वो स्प्लिट हो जाएगा पावर्स ऑफ प्राइम्स के ऊपर। अब मैंने कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर ये हो रहा हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि f मल्टीप्लिकेटिव है। अब देखें उसके लिए आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो सपोज कि मेरे पास ये चीज होल्ड करती है कि f डिफरेंट प्राइम्स की जो पावर्स हैं उनके ऊपर स्प्लिट हो रहा है। Now choose any 2 numbers m and n which are relatively prime. Write their decomposition. So m is p1 alpha 1 up to pr alpha r and n is q1 beta 1 up to qs beta s. ये मैंने 2 डिकम्पोजिशन लिखी और ये अज्यूम कर लिया कि ये दोनों नंबर जो हैं ये रिलेटिवली प्राइम है। मैंने इनकी प्रोडक्ट कंसिडर करता हूँ m n और बराबर किसकी होगी, P1 अल्फा 1 अब PR अल्फा R, Q1 बीटा 1 एंड QS बीटा S। ये मेरी assumption है कि M और N के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं तो इनके अंदर से कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो M के अंदर पड़ा हो और N के अंदर भी पड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वही चीज कॉमन आ जाती। लेकिन आप कह रहे हैं कि कॉमन इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स लगे हुए हैं। अब हमारी assumption ये कहती है कि अगर डिफरेंट प्राइम्स पड़े हों पावर्स के साथ और f उनके ऊपर लगा हो तो assumption ये कहती है कि वो स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि f स्प्लिट हो जाएगा इनके ऊपर। मैं इसमें से सिर्फ इतने हिस्से पे स्प्लिट करता हूँ, मुझे सारे पे भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। एक इस पे स्प्लिट कर लिया और बाकी Q1 बीटा 1 अप टू QS बीटा S इस पे स्प्लिट कर लिया। तो मैं अगर उस तरीके से डायरेक्टली भी करना चाहूँ तो पहले मैं सबके ऊपर स्प्लिट करूंगा फिर कंबाइन कर दूंगा, तो मेरे पास इधर तक आ गया और इधर तक आ गया। ये नंबर बन रहा है m और ये बन रहा है n। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर m और n दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हो तो उनकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर f को स्प्लिट किया जा सकता है, विच सेज दैट f इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो ये पहले से का प्रूफ जो है वो कंप्लीट करता है। ये आइडिया मैं सेकंड के लिए यूज कर सकता हूँ कि अगर f कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव होगा इफ एंड ओनली इफ, अब f जो है वो एक प्राइम की पावर पे भी स्प्लिट हो जाए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है। सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ p क्यूब, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है f ऑफ p इंटू p इंटू p। अब इन सब का जीसीडी आपस में p आएगा, दो सेम नंबर लें उनका जीसीडी वही नंबर आ जाएगा। तो मैं इसको ये तो अज्यूम नहीं कर सकता कि ये जो स्प्लिट हो जाएगा। इधर अब मेरे पास ये गिवन है कि इसके बराबर होगा, तो एक मिनट के लिए इसको मान लेते हैं कि स्प्लिट हो गया। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, f ऑफ p एंड f ऑफ p। तो ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ p की प्रोडक्ट 3 टाइम्स। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली ये चीज शो कर रहा है कि जो आपके पास एक पावर है उसके ऊपर भी ये स्प्लिट हो रहा है, मतलब वो नंबर जो कि आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है ये उनके ऊपर भी स्प्लिट किया जा सकता है। अब इसके लिए भी आइडिया वही वाला है, अज्यूम इस साइड का करें तो मैं अब सिंपल से आर्गुमेंट दे रहा हूँ। इफ इट इज मल्टीप्लिकेटिव, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव, देन f ऑफ p स्क्वायर is equal to f of p into p, which is f of p into f of p, which is f of p का स्क्वायर। एंड इस तरीके से मैं इसको किसी भी पावर तक लेके जा सकता हूँ। मैं उतनी दफा उसको स्प्लिट कर दूंगा तो अल्फा आ जाएगा। तो ये इस टाइम का। और रिवर्स का अगर आपने करना है तो चूज एनी n एंड n, दो कोई भी चूज कर लें और कंसिडर करें f ऑफ m n। उनकी प्राइम डिकम्पोजिशन कंसिडर कर लें, P1 अल्फा 1 से लेके PR अल्फा R तक, और देन
Q1 से लेके QS बीटा S तक, F ने इन सब के ऊपर स्प्लिट हो जाना। तो ये F ऑफ P1 अल्फा 1 अप टू F ऑफ QS बीटा S आ जाएगा। तो ये सिंपली जो आपके पास लिखा होगा F ऑफ M इंटू F ऑफ N, क्योंकि वो हर एक पावर के ऊपर स्प्लिट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर एक पावर पे स्प्लिट कर लें उसे, और फिर जितने आपके पास m के फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन कर लें और जितने n के फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन कर लें। तो ये एक सिंपल सी एक हमारे पास क्राइटेरियाज है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की एप्लीकेशंस के ऊपर, कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस कैसे होंगे और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस कैसे होंगे। अब हम फर्दर जानना चाहते हैं कि जो हमने डेफिनेशन दी थी अपनी नंबर थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, तो हमने कहा कि हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे बल्कि हम डिवाइजर्स के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेंगे, जिसको हमने डिरिचले प्रोडक्ट का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये है कि अगर f और g दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हो तो क्या उनकी जो प्रोडक्ट है डिरिचले प्रोडक्ट वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगी, यानी वो भी सेपरेट की जा सकती है दो नंबर्स की प्रोडक्ट के ऊपर। तो f और g आप अज्यूम कर लें कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। f और स्टैटिक g मैं एक दफा डिफाइन दोबारा से लिख देता हूँ, f g ऑफ n इज इक्वल टू ऑल डिवाइजर्स विच डिवाइड्स n, f ऑफ d एंड g ऑफ n एंड d। ये आपके पास वो है। तो क्या ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगी? तो इस फैक्ट का प्रूफ देखते हैं और बाद में इसको हम देखेंगे कि इसके हमारे पास क्या फायदे निकलते हैं। तो सपोज कर लें कि f एंड g आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। और ये कंसिडर कर लेते हैं f स्टैटिक मैंने ये f स्टैटिक g यानी कि डिरिचले प्रोडक्ट ऑफ f एंड g ये मैंने कंसिडर की दो नंबर्स के ऊपर। अब जारी बात है कि ये डिवाइजर्स जो कि इस नंबर m और n अगर दो नंबर हैं तो उनकी प्रोडक्ट एक नंबर ही होगा। तो ये सम चलेगा उन सारे डिवाइजर्स के ऊपर सच के f d डिवाइजर्स आ जाएंगे और इस साइड पे क्वोशंट्स आ जाएंगे। और मेरे पास कंडीशन ये है कि m और n जो है ये रिलेटिवली प्राइम है। अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होगा कि ये भी स्प्लिट होनी चाहिए दो नंबर्स जिनका जीसीडी 1 है उनके ऊपर। तो आंसर आना चाहिए f स्टैटिक g ऑफ m इनटू f स्टैटिक g ऑफ n। अगर आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो नया फंक्शन बना ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब मैं जरा पहले इसके डिवाइजर्स देखना चाहता हूँ कि सपोज d डिवाइड्स m n, देन divisors of the m n are of the form a b, से d की वैल्यू a b रख लेता हूँ, such that a divides m and b divide n and m by a and n by b they will be relatively prime। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। ये ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, आप उसका डिवाइजर ढूंढ रहे हैं। उसका डिवाइजर किस तरह का होगा? ये फैक्ट मैंने साथ लिख दिया कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक नंबर जो है इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो किस तरह का होगा? उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि उसका आधा हिस्सा m को डिवाइड कर दे, आधे से मुराद के कोई एक हिस्सा, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हाफ, उसका एक हिस्सा जो है वो m को डिवाइड कर दे और एक हिस्सा n को डिवाइड कर दे। तो मैंने एक हिस्से का नाम a रख लिया और एक का b रख लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि भी m के अंदर तो कोई हिस्सा नहीं था तो a की वैल्यू 1 हो जाए और b जो है वो इसको डिवाइड करो, या a m को डिवाइड करो और b की वैल्यू 1 हो जाए। तो वर्स्ट केस की हो सकता है, मतलब अगर मैं दोनों तरफ कुछ ना कुछ पोर्शन नहीं पड़ा हुआ तो एक इनमें से 1 हो जाएगा। अदरवाइज दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक हिस्सा m को डिवाइड कर रहा होगा और दूसरा हिस्सा n को डिवाइड कर रहा होगा। और अगर मैं m के अंदर से a जितना निकल रहा है वो निकाल दूं और n के अंदर से b जितना निकल रहा है यानी कि जो उसका डिवाइजर है निकाल दूं, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो भी रिलेटिवली प्राइम होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर्स थे वो रिलेटिवली प्राइम्स थे।
तो इसका कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा निकालने के बाद भी वो रिलेटिवली प्राइम ही रहेंगे। मैं उनको बढ़ा नहीं रहा बल्कि कम कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक चीज को रिड्यूस कर रहा हूँ, ओरिजिनली उनमें भी कुछ कॉमन नहीं था और छोटा कर दिया तो फिर कुछ कॉमन नहीं रहेगा। तो ये चीज इधर से ऑब्वियस है। अब मैं इसकी जगह बजाय ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने एज्यूम की थी कि डी डिवाइड करता है एम को, उसकी बेस पे जो मैंने इसको और इसको कंबाइन करके कि इनका जीसीडी 1 निकाली है, इसको मैं इसके अंदर फिल इन करता हूँ। मेरे पास ये बनेगा एफ स्टैटिक जी एम एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड्स एम एन एफ ए बी एंड जी एम एन एंड ए बी। अब इसका अगर मैं एनालिसिस करूं तो वही चीज है। पहली चीज ये कि ए अगर एम को डिवाइड करता है, बी एन को डिवाइड करता है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, और एम बाय ए और एन बाय बी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। और ये गिवन है कि एफ और जी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस है। अगर एफ और जी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हर उस प्रोडक्ट के ऊपर स्प्लिट हो जाएंगे जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो एफ प्रोडक्ट है ए और बी की, और ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब है कि इसको स्प्लिट होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है एम बाय ए इंटू एन बाय बी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास लिखा हुआ है ए बी की प्रोडक्ट डिवाइड करती है एम एन को, एफ ए इंटू बी दो की प्रोडक्ट लिखी हुई है, और जी के अंदर मैं इस तरह लिख लेता हूँ एम ए इंटू एन बाय बी। अब ए और बी का जीसीडी 1 है, एम बाय ए और एन बाय बी का जीसीडी 1 है, और एफ और जी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जिनका भी जीसीडी 1 हो उनके ऊपर अलग-अलग हो जाए। तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है अब अलग होके आ जाएगा, ए बी डिवाइड्स एम एन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जी ऑफ एम बाय ए इंटू जी ऑफ एन बाय बी। और इसको भी अब मैं सम को बजाय इकट्ठे चलाने के इनके कंबाइन करके अलग कर देते हैं। तो ए डिवाइड एम एफ ऑफ ए और जी एम बाय ए ये आ गया, इनटू सम बी डिवाइड्स एन एफ ऑफ बी एंड जी ऑफ एन बाय बी। ये बेसिकली क्या लिखी हुई है, ये एफ और जी की डिरिचलेट प्रोडक्ट लिखी हुई है एम के ऊपर, और ये क्या लिखा हुआ है, ये एफ और जी की डिरिचलेट प्रोडक्ट है एन के ऊपर। इनकी डेफिनेशन है, डिवाइजर्स के ऊपर चलेगा, एम के एक दफा डिवाइजर आएगा, दूसरी दफा एम बाय ए आएगा। ये भी डिवाइजर्स पे चल रहा है, बी डिवाइड्स एन एफ बी, और ये आएगा। और इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ था एफ स्टैटिक जी एम एन। आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम हो तो ये जो आपके पास फंक्शन नया बनता है एफ और जी की मल्टीप्लिकेशन से, उसको स्प्लिट किया जा सकता है एम और एन के ऊपर। दिस इंप्लाइज एफ स्टैटिक जी इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। एप्लीकेशन एक इसकी देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई दो फंक्शन चूज करते हैं जिनका आपको पता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव है। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं उसमें हमने देखा कि f जो है, अगर मैं 5 फंक्शन ले लूं तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, यानी कि वो दो नंबर्स अगर रिलेटिवली प्राइम हो तो उनके ऊपर स्प्लिट किए जा सकते हैं। इन द सेम वे g, if g is the Mobius function then it is also a multiplicative function. Now if I consider the f static g, which will be a new function, I don't know what it is, say summation d divides n phi of d and mu of n by d. So whatever this function is, I know it is a multiplicative function. Because of the above result. Above result ये कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हैं तो उनकी जो डिरिचलेट प्रोडक्ट है वो भी मल्टीप्लिकेटिव आएगी। अब हमने देखा था जो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला है उसके अंदर एग्जैक्टली एक साइड के ऊपर म्यू फंक्शन की और जो दूसरा फंक्शन है उसकी डिरिचलेट प्रोडक्ट होती है। तो म्यू का तो हमें वैसे ही पता है मल्टीप्लिकेटिव है, तो वो जो नया फंक्शन बन रहा है उसके अंदर हमने सिर्फ देखना है कि अगर एक भी मल्टीप्लिकेटिव हो गया है दूसरा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। अब हम फर्दर जा रहे हैं। ये असल में एक पर्पस के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करना, पहले ये प्रूव करते हैं फिर देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ इनवर्स फंक्शंस के लिए। तो अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया था
डिरिचलेट प्रोडक्ट के लिए और इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया था, और एग्जांपल एक दी थी कि म्यू और जो यूनिट फंक्शन है यू जो मैंने कहा था ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब मैं एक जनरल रिजल्ट प्रूफ करना चाहता हूँ विच इज़ बेसिकली कि अगर f एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो तो उसके जो इनवर्स होगा वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो उसके लिए मुझे इस रिजल्ट की ज़रूरत है। अब ये रिजल्ट ये कहता है कि आप f मल्टीप्लिकेटिव लें और उसकी प्रोडक्ट किसी भी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लिकेटिव आ जाती है तो फिर जो f है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो मैं थ्योरम की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, इफ g and f star g is multiplicative, then f is also multiplicative। ये रिजल्ट मुझे चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए कि हर फंक्शन का जो इन्वर्स है वो भी एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे एक आइडेंटिटी फंक्शन को और एक इन्वर्स फंक्शन को, और फिर हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी कि जो मोबियस फंक्शन है वो यूनिट फंक्शन का इन्वर्स है, यू जिसके साथ मैंने डिफाइन किया था, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, दे आर इन्वर्सेस ऑफ फीचर्स है। तो मैं इन जनरल प्रूफ करना चाहता हूँ कि अगर एक फंक्शन का मुझे पता लग जाए तो जो उसका इन्वर्स है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो ये हमेशा पेयर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव होंगे, अगर एक नहीं है तो फिर दूसरा भी नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे इस रिजल्ट की जरूरत है और फिर मैं फर्दर प्रूफ करूंगा इसको यूज करते हुए कि इससे इन्वर्सेस को भी मल्टीप्लिकेटिव प्रूफ किया जा सकता है। तो पहले ये देखें, अब मेरे पास ये है g मल्टीप्लिकेटिव हो और f स्टार एक g मल्टीप्लिकेटिव हो तो फिर f भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो मैं अब इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिविटी प्रूफ करता हूँ कि f अगर मल्टीप्लिकेटिव नहीं है और इन दोनों में से किसी एक को मान लिया जाए कि वो मल्टीप्लिकेटिव है तो दूसरा फिर यकीनी तौर पे मल्टीप्लिकेटिव नहीं रहेगा। तो सपोज पहले कर लें कि g इज मल्टीप्लिकेटिव, then assume f is not multiplicative and then we will show that, मैं लिखता है साइड पे लिख देता हूँ, अब इसका पार्ट नहीं है, then we will show that कि f की मल्टीप्लिकेशन g is not multiplicative। तो हमारा ये तरीका कार है इसको प्रूफ करने का कॉन्ट्रापॉजिटिविटी के साथ कि f इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव देन इट शुड बी द नेगेशन ऑफ दिस फैक्ट। उसमें से अगर मैंने एक को खुद से मान लिया कि मल्टीप्लिकेटिव है तो फिर यकीनी तौर पे दूसरा आना चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगा। तो इफ f इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव देन द अदर शुड नॉट बी मल्टीप्लिकेटिव विच इज वन ऑफ देम g एंड f सारे g। सो f इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट अ पेयर m and n which is relatively prime, and if I apply on that pair this function which is not multiplicative, then it should not be equal to f of m and f of n, because if we can't find any such pair on which f of mn is not equal to f of m into f of n, then we can't claim that this function is not multiplicative। okay, आपके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगी। अगर आप एक कह रहे हैं कि जी ये डेफिनेशन जो है इस फंक्शन की मल्टीप्लिकेटिव की सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको कम से कम एक पेयर तो देना पड़ेगा कि भाई इसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर आपके पास कोई पेयर ऐसा नहीं है तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि भाई ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नहीं है? तो इसलिए मैंने क्योंकि क्लेम किया कि इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव देन देयर शुड एग्जिस्ट ए पेयर व्हिच इज रिलेटिवली प्राइम और जो कि मल्टीप्लिकेटिव की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट करे। तो ये डेफिनेशन अगर इक्वालिटी हो तो डेफिनेशन है, वायलेट करे दिस मीन्स के इट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस नंबर। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि आपके पास ऐसे कई पेयर पड़े हों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पेयर पे कर रही हो, कम से कम एक चाहिए, हो सकता है 10,000 पेयर पड़े हो ऐसे जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है और उनके ऊपर ये इक्वालिटी नहीं दे रहा। तो इन दैट केस लेट्स चूज द स्मॉलेस्ट सच पेयर m and n
for which f is not multiplicative। सबसे छोटा ऐसे चूज कर लें, छोटा आप चूज कर सकते हैं। उसकी रीजन है कि m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो दोनों साइडों के ऊपर इंटीजर्स की वैल्यूज चल रही हैं। तो आपने सबसे छोटा चूज करना है कि m भी सबसे छोटा हो जाए और n भी सबसे छोटा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सबसे छोटा पेयर मिल गया। अब इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी लेस देन एम एन, यानी कि ये ए बी ऐसे होंगे जो कि इस पेयर से छोटे होंगे, इनकी प्रोडक्ट जो है इस पेयर से छोटी है। वी मस्ट हैव f of a b should be equal to f of a into f of b for a and b equal to 1। आपने कहा कि जितने ऐसे पेयर हो सकते थे जिनके ऊपर f मल्टीप्लिकेटिव नहीं रहता, उनमें से जो सबसे छोटा पेयर है वो mn है। मैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में उसी को नोशन दे रहा हूँ कि mn जो था वही सबसे छोटा है। अगर mn सबसे छोटा है तो इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता जिसके ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाए डेफिनेशन। बाकी इसे जितने भी छोटे होंगे उन पर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर कोई एक ऐसा छोटा पेयर मिल जाता है जो इससे भी छोटा हो mn से और इस पर डेफिनेशन भी सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो फिर जो आपने सबसे छोटा चूज किया हो गलत चूज किया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे पास इससे भी छोटा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप पेयर इससे छोटा कंसिडर करेंगे उस पर डेफिनेशन यकीनी तौर पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारे पास इसका मतलब है कि ये आ गया। अब मैं इस प्रोडक्ट को कंसिडर करता हूँ इस सारी सेटिंग के अंदर, और इसी जो लास्ट पेयर है mn इसके ऊपर कंसिडर करता हूँ कि ये किसके बराबर आता है। तो मैं अभी कंसिडर करना चाहता हूँ कंसिडर f स्टैटिक g ऑन द पेयर mn, जो कि मैंने इस तरीके से चूज किया कि वो सबसे छोटा ऐसा है जिसके ऊपर f जो है वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं रहता। सो लेट्स सी f static g of m into n by definition should be equal to d divides mn, and it is f of d and then g of mn by d। ये आ गया। सो इसके डिवाइजर्स जो हैं वो ए बी टाइप के होंगे, सच दैट के ए बी डिवाइड कर रहा होगा एम एन को। ए बी के अंदर भी कुछ कॉमन ही होगा क्योंकि एम और एन के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, और जब m में से a को निकाल दिया जाएगा और n में से b को निकाल दिया जाएगा तो स्टिल इनके अंदर भी कुछ कॉमन नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ों को अगर मैं इधर इसको कंसिडर करूं तो ये आ जाएगा a b डिवाइड्स m n f ऑफ a b एंड g ऑफ m n एंड a b। ये आ गया। अब इसके डिवाइजर्स वैसे अगर डायरेक्टली देखूं तो कौन कौन से हो सकते थे। किन डिवाइजर्स का मुझे श्योर पता है, एक 1 का पता है और एक mn का पता है। 1 तो क्लियर है कि 1 जरूर डिवाइड करेगा इसको, और mn का भी क्लियर है कि वो जरूर डिवाइड करेगा। अगर मैं इसके अंदर डिवाइजर जो है वो कंसिडर कर लूं m और n, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो सारे के सारे डिवाइजर्स इधर लिखे हुए हैं, इनमें से लास्ट वाला डिवाइजर निकाल देते हैं। तो ये बनेगा ए बी डिवाइड्स एम एन एंड ए बी शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एम एन, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ए बी एग्जैक्टली डिवाइजर बन जाए। एफ ऑफ ए बी जी ऑफ एम एन ए बी, और एक टर्म जो सम के अंदर थी वो मैंने अलग कर ली, वो आखिरी डिवाइजर की है एम एन की। तो एफ की जगह आ जाएगा एम एन डिवाइजर, और अगर डी की वैल्यू एम एन है तो इधर डी लगाएंगे तो एम एन बाय एम एन कैंसिल हो जाएगा, जी ऑफ 1 आ रहा है। तो मेरे पास ये आ गया ए बी डिवाइड एम एन, ए बी स्ट्रिक्टली लेस देन एम एन क्योंकि मैंने ए को उसमें से अलग किया है। एफ ऑफ ए हो जाएगा और एफ ऑफ बी हो जाएगा, ये श्योर है क्योंकि ए और बी की प्रोडक्ट एम और एन से लेस रहती है, तो इसका मतलब है ए जो है वो भी एम से लेस होगा और बी भी। तो जितने छोटे पेयर्स थे उनके ऊपर एफ ने स्प्लिट होना था, तो एफ इससे स्प्लिट हो गया, और जी मैंने वैसे ही अज्यूम किया हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव है, तो एम बाय ए और जी एन बाय बी ये आ गया। और ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एम एन इंटू जी ऑफ
1 is 1, तो इधर मैं 1 लगा दिया क्योंकि ये मेरे पास गिवन है कि g मल्टीप्लिकेटिव है. सो ये भी मैंने थ्योरम प्रूफ किया कि इफ अ फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव then the value of the function at 1 should be 1, तो g of 1 is 1. तो ये आ गया. अब इनको मैं अलग-अलग से स्प्लिट करके लिखूं तो मैं सारे के सारे डिवाइजर से अलग करना चाहता हूँ. a m f of a g of m by a, ये एक हो गया. then b divides n f of b and g of n by b. अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऊपर वाले के साथ तो क्या मैंने एग्जैक्टली इसी के डिवाइजर सारे लिखे हैं. अगर a m को डिवाइड कर रहा है तो a क्या m वैल्यू ले सकता है? ऑफ कोर्स m का डिवाइजर है. b अगर n को डिवाइड कर रहा है तो क्या b एक वैल्यू n ले सकता है? ले सकता है. अगर a ने m लिया और b ने n लिया हो तो a और b की प्रोडक्ट क्या बनेगी? m इंटू n. और आप क्लेम कर रहे हैं कि a b जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए m n के. ये तो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है. इसका मतलब है कि एक फैक्टर मुझे और लगाना पड़ेगा, एक f ऑफ m और एक f ऑफ n. ये जरूर लगाना पड़ेगा. और साइड पे 1 है क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्लेम किया तो बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है. प्लस f ऑफ m इंटू n आ गया. और इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ है f स्टारिक g ऑफ m n. इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या है? f स्टारिक g ऑफ m इंटू f स्टारिक g ऑफ n. और इस साइड पे है f स्टारिक g ऑफ m एंड n माइनस f ऑफ m n प्लस f ऑफ m एंड n. अब ये इंटरेस्टिंग इस पॉइंट पे है. आपने ये ज्यूम किया हुआ है कि f ऑफ m n की वैल्यू f ऑफ m n के बराबर नहीं आ सकती. ये आपकी assumption है. तो मैं एक साइड के ऊपर इधर लिख देता हूँ कि f ऑफ m into n is not equal to f of m into f of n. इसका मतलब है कि f of m n minus f of m into f of n is not equal to 0. मैं उठा के साइड पे ले आया. इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा 0 नहीं हो सकता. अगर ये वाला हिस्सा 0 नहीं हो सकता तो इसके साथ भी इक्वालिटी कभी नहीं आ सकती. Which conclude my theorem. क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? f स्टारिक g को शो करना था कि ये भी मल्टीप्लिकेटिव नहीं रहेगा. तो मल्टीप्लिकेटिव ना रहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पेयर मिल जाए m और n सच दैट कि मैं अगर उसके ऊपर उसको ऑपरेट करवाऊं तो वो सेपरेट ना हो सके. तो सेपरेट होने का मतलब ये है कि f स्टारिक g m n का आंसर आ जाएगा f स्टारिक g m इंटू f स्टारिक g n. लेकिन वो तब आएगा अगर ये अगला हिस्सा 0 हो जाए. और अगले हिस्से के 0 ना होने की मेरे पास रीजन पड़ी हुई है कि अगला हिस्सा 0 कभी नहीं हो सकता. क्योंकि अगले हिस्सा 0 होने का मतलब यह है कि f m n माइनस f ऑफ m इंटू f ऑफ n 0 हो जाए. लेकिन उसका मतलब ये होगा कि f ऑफ m n बराबर है f ऑफ m इंटू f ऑफ n के. वो कभी मुमकिन नहीं है, इसलिए ये भी कभी मुमकिन नहीं है. दिस मीन्स कि f स्टारिक g जो है वो भी मल्टीप्लिकेटिव नहीं है. मैंने अब ये जो फंक्शन था उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिविटी प्रूव कर दी. अब मैं सीधा करके लिखूं तो ये फंक्शन ये है कि g और f स्टारिक अगर मल्टीप्लिकेटिव होंगे तो f को भी मल्टीप्लिकेटिव होना पड़ेगा. यानी कि एक फंक्शन आप लें और उसके साथ किसी एक और को मल्टीप्लाई कर दें. अगर वो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर भी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आंसर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ही रहता है तो इसका मतलब है कि जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया है, डिरिचलेट प्रोडक्ट जिससे करवाई है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा. अब ये देखने में तो शायद इतना इंटरेस्टिंग या इतना पावरफुल ना लग रहा हो कि इसका क्या यूज हो सकता है, लेकिन देखें कि अभी हम इसको यूटिलाइज करते हैं. इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. तो उसके लिए कि अगर f मल्टीप्लिकेटिव हो तो f इनवर्स भी मल्टीप्लिकेटिव होगा. मैं इसको देखें प्रूफ अब किस तरीके से लिखता हूं प्रीवियस को यूज करके. सपोज f इज मल्टीप्लिकेटिव एंड वी नो दैट. अब मैं अपना एक नॉन फंक्शन यूज कर रहा हूं I, which should be equal to f multiplication with f inverse is also multiplicative. So ये फंक्शन मुझे पता है मल्टीप्लिकेटिव होगा. ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव क्यों होगा? क्योंकि f को मैं डिरिचलेट प्रोडक्ट करवा रहा हूँ f इनवर्स के साथ
और अगर मैं किसी भी फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ डिस्प्ले प्रोडक्ट करवाऊंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन देगा। और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेटिव है, वो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, आई ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। तो आई ऑफ 1 का आंसर 1 रहना है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और बाकी आप कोई भी आई एन ले लें, इसने 0 ही देना आंसर। तो आपने जैसे मर्जी नंबर रखे हो, रिलेटिवली प्राइम रखे हो ना रखे हो, लेफ्ट साइड पे भी 0 रहना है, राइट साइड पे भी 0 रहना है, इक्वालिटी आती रहेगी हमेशा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमेशा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव भी है एंड फॉर दैट रीजन ही मल्टीप्लिकेटिव भी है। अब एफ भी मल्टीप्लिकेटिव हो गया और एफ स्टाइक जी भी मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब मैं पिछला रिजल्ट दोबारा लिखता हूँ, अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एफ अब रिजल्ट मेरा, अब मैं पिछला रिजल्ट लिखता हूँ, अब वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि सपोज ये मेरा लास्ट थ्योरम में जो प्रूफ किया है, इफ जी एंड एफ स्टाइक जी is multiplicative, this implies f is multiplicative। कि एक फंक्शन चूज करें, उसको किसी से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव हैं तो जिसे आपने मल्टीप्लाई करवाया था वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। अब मेरे g के पास मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है f, मैंने f को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये अब मेरे पास नया फंक्शन है। तो ओरिजिनल फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी मल्टीप्लिकेटिव है। इसका मतलब ये है कि जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया था इट शुड बी मल्टीप्लिकेटिव, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव। ये मेरा रिजल्ट था। मैंने अब उसको इस थ्योरम को यूज करके बड़ा इंटरेस्टिंगली प्रूव कर दिया कि अगर एफ मल्टीप्लिकेटिव हो तो इसका इनवर्स फंक्शन जो है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। अब ये तो हमें पता है कि इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होगा, लेकिन इनवर्स होगा क्या हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट रिजल्ट मेरा इसके बारे में है कि हमारे पास एक रिकर्सिव डेफिनेशन है, यानी कि पहले 1 के लिए कैलकुलेट करें, फिर 1 को यूज करके 2 के लिए कैलकुलेट करें, फिर इस तरीके से। तो मेरी जो रिकर्शन है वो डिवाइजर्स पे चलती है कि अगर आपको उससे पिछले सारे नंबर्स के बारे में पता है कि फंक्शन क्या होगा तो आपको सारी बात है कि उसके डिवाइजर्स के बारे में पता है, तो आप उसकी बेस के ऊपर इनवर्स फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। सो नेक्स्ट हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कंसिडर करना चाह रहे हैं। लेट एफ बी एनी अरिथमेटिक फंक्शन। सो इधर हमारे पास सिर्फ ये, सो लेट एफ बी एनी अरिथमेटिक फंक्शन, कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि इसकी 1 के ऊपर वैल्यू 1 हो, सिर्फ ये कंडीशन है कि इसकी 1 के ऊपर वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। देन देयर इज अ यूनिक अरिथमेटिक फंक्शन एफ इनवर्स, यानी कि जो कि इस जो इनवर्स की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। इनवर्स की डेफिनेशन यही थी कि f को अगर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। और वो कहता है कि आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, f इनवर्स 1 का आंसर 1/f1 आएगा, और f इनवर्स ऑफ n का आंसर डिपेंड करेगा उसके सारे डिवाइजर्स के ऊपर जो इससे पीछे हैं और उनके ऊपर इनवर्स की वैल्यूज क्या हैं। तो इसको हम रिकर्सिवली इस डेफिनेशन को देखेंगे कि पहले 1 के ऊपर लिख लिया, फिर 2 के लिए मुझे 1 का इनवर्स चाहिए होगा, फिर 3 के लिए 1 का इनवर्स चाहिए होगा, एंड सो ऑन। तो मैं इस तरीके से इसको देखूंगा। अब हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि f ऑफ 1, यार ये मुझे जो है ना अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि मैंने काफी ब्रेक्स नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हम ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं, f स्टारिक f इनवर्स इस i, और मैं कंसिडर करता हूँ ऑन 1। तो n की वैल्यू 1 है जिसके ऊपर मैंने कंसिडर करनी है। सो इट इज f स्टारिक f इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू i ऑफ 1। दिस इम्प्लाइज, अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँ तो ये d डिवाइड्स n, n इज 1, f of d and f inverse of n by d is equal to I of 1 which is 1/1 का ब्रैकेट फंक्शन, ये मेरे पास आ गया। अब d डिवाइड्स 1, तो 1 के कितने डिवाइजर्स हैं? तो 1 का सिर्फ एक ही डिवाइजर है, इसका मतलब है सम के अंदर एक ही वैल्यू होगी, दैट इज f of 1 and f inverse of 1/1 is 1, और ब्रैकेट फंक्शन 1/1 का 1 ही आ जाएगा, तो ये आ गया। दिस इम्प्लाइज के f इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1/f of 1। तो मैंने ये एक वैल्यू पहले निकाल ली कि f इनवर्स ऑफ 1 शुड बी 1/f of 1। तो f मुझे डिफाइंड है, उसकी वैल्यूज का पता है, क्योंकि f of 1 0 नहीं हो सकता तो इसलिए ये वेल डिफाइंड रहेगा, क्योंकि अगर f of 1 0 हो जाता तो ये आपके पास 1/0 इज अनडिफाइंड।
नाउ सपोज we can construct inverse function for all k less than n, और अब उसकी बेस के ऊपर हम n के लिए कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास वही दोबारा इक्वेशन है, f की डिरिचलेट प्रोडक्ट f इनवर्स के साथ बराबर है i के, और मैं इसको कंसिडर करता हूँ n के लिए। So it is equal to I of n, where n is of course greater than 1 and is also greater than k. इस साइड के ऊपर ये आपके पास आ जाएगा d divides n, f of d and f inverse of n by d, जो कि डेफिनेशन है डिरिचलेट प्रोडक्ट की, और इस साइड पे आपके पास आ गया आइडेंटिटी फंक्शन 1 by n which is 1 over n का ब्रैकेट फंक्शन। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 1 लगाएंगे तो न्यूमरेटर विल बी लेस देन द डिनोमिनेटर। दिस मीन्स कि दिस इज अ फ्रैक्शन, पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। अगर आप उसका ब्रैकेट फंक्शन कंसिडर करेंगे दैट इज 0। आपके पास एक्सप्रेशन ये लिखा होगा d डिवाइड्स n f of d into f इनवर्स n by d is equal to 0। क्योंकि ये डिवाइजर्स हैं तो मैं इनके रोल को रिप्लेस कर सकता हूँ, ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, तो मैं इसी जो सम है उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, d डिवाइड्स n f n by d is equal to f inverse of d is equal to 0। अब मैं इसकी अगर फर्स्ट डिवाइजर कंसिडर करूं तो ये f of n आ जाएगा, और इधर आपके पास f of, तो जो हमारे पास ये सम लिखा हुआ है इसके दो डिवाइजर्स तो हमें क्लियर है कौन कौन से हैं। अगर n लिखा हुआ है तो एक इसका डिवाइजर 1 होगा और एक n होगा। अगर मैं n के लिए एक्सप्रेशन कंसिडर करूं, यानी कि लास्ट डिवाइजर इसके अंदर से निकाल दूं, तो मेरे पास जो सम है वो d डिवाइड्स n एंड d स्ट्रिक्टली लेस देन n, f n बाई d f इनवर्स d, और लास्ट अगर मैं डिवाइजर की वैल्यू n रख लूं तो लास्ट इसकी वैल्यू होगी f n बाई n into f inverse of n is equal to 0। अब मैं इसको यूज करूंगा, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है d डिवाइड्स n d strictly less than n f n by d into f inverse d plus f of 1 into f inverse of n is equal to 0। इस एक्सप्रेशन को साइड पे ले जाएं तो आपके पास बनेगा f inverse n into f of 1 is equal to minus d divides n d strictly less than f n by d into f inverse of d। इस f of 1 को इधर डिवाइड कर दें, so this means कि f inverse of n is equal to minus 1 over f of 1 into d divides n d is less than n f n by d into f inverse of d, which concludes the theorem। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके अंदर मैंने जो पहली आइडेंटिटी कंसिडर की है वो है f इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय f ऑफ 1, और फिर ये रिकर्सिवली चलता जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया लास्ट के ऊपर कि आई कैन कंस्ट्रक्ट द इनवर्स फंक्शन फॉर ऑल k ऑल दोज इंटीजर्स विच आर स्ट्रिक्टली लेस देन n, और उसकी बेस के ऊपर मैं नेक्स्ट n के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो इधर मेरे पास ये f इनवर्स ऑफ d आ रहे हैं, d जो है वो डिवाइजर है n के, तो जारी बात है n से पीछे पड़े होंगे, तो एक वैल्यू मैंने ये कंसिडर कर ली, उसका मुझे नहीं पता, और उसी को मैंने बाकियों के सम के तौर पर लिख दिया। तो अगर मुझे बाकी सब की वैल्यूज का पता है तो मैं f इनवर्स ऑफ n भी कंसिडर कर सकता हूँ। अब मुझे ये पता लग गया कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन f एक अरिथमेटिक फंक्शन गिवन है तो मैं उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, और कैलकुलेट करने का तरीका ये है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं हर फंक्शन के लिए। अब हम इसका थोड़ा सा अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जो हम सारे के सारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या है। सो अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्ट्रक्चर, वो ग्रुप का है। तो ग्रुप एक दफा मैं रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप इज अ स्ट्रक्चर विच हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव, मतलब कि जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। देन इट शुड हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। अगर ये चारों की चारों चीजें किसी भी एक सेट के ऊपर और एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि वो आपके पास एक ग्रुप है। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं सेट ऑफ अरिथमेटिक फंक्शंस लूं
तो क्या वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर हम इसके मतलब क्लेम करते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि हम इम्पोज कर देंगे अरिथमेटिक फंक्शंस के ऊपर। और अगर हम अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में कुछ कह सकें तो अरिथमेटिक फंक्शंस बनाने की हमारी वजह ही डिस्कशन थी प्राइम नंबर्स की, और अगर प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ कह सकें तो हमारे पास जो नंबर्स के मुतालिक मिस्ट्रीज हैं वो खुलती जाएंगी। तो अब देखें, सबसे पहले मेरा क्लेम ये है कि डिरिचलेट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप एफ और जी की अगर डिरिचलेट प्रोडक्ट लें तो बराबर होनी चाहिए जी और एफ की। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एफ और जी और एच कोई तीन फंक्शन ले लें, इनको पहले ऑपरेट कर लें या इनको पहले ऑपरेट कर लें, प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। सो ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए कि पहले किन दो को किया है, पहले किन, बाद में किन दो को किया है। अगर ये मैटर नहीं करता तो देन इट इज एन एसोसिएटिव, मतलब हम क्लेम करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ और ये बड़ी वजह से ट्रिवियल है, इसको देखना। मिसाल के तौर पे एफ स्टैटिक जी ऑफ एन इज डी डिवाइड्स एन, एफ ऑफ डी एंड जी ऑफ एन एंड डी। ये मेरे पास फंक्शन, आपके पास इसकी दोनों की जो फंक्शंस हैं इनकी डिरिचलेट प्रोडक्ट की आ गई। आज जो अब हमने शुरू में किया है, सबसे पहली स्लाइड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि द सम run on all the pairs such that their product should be n and it is f of a and g of b। क्योंकि ये भी वही है, d और n बाय d को मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आएगा, क्योंकि d d से कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिवाइजर लिखा हुआ है, ये उसका क्वोशंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं a b इज इक्वल टू n करता हूँ तो अगर a डिवाइजर है तो ऑटोमेटिकली b क्वोशंट है। तो ये वही चीज लिखी हुई है। अब इसके अंदर अगर आप इनके रोल आपस में रिप्लेस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ये ए बी की जगह आप लिखते हैं जी बी ए इज इक्वल टू एन, तो क्या फर्क पड़ा। इधर आप कहते हैं जी अब ये एफ ऑफ बी है और जी ऑफ ए है, डजंट मैटर। इसको आप पहले लें उसको बाद में कंसिडर कर लें, जिस तरीके से मर्जी आप कर लें। है ये दो नंबर्स हैं तो जी ऑफ ए पहले आ जाएगा, एफ ऑफ बी बाद में चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जी स्टैटिक एफ है, तो एफ स्टैटिक जी और जी स्टैटिक एफ के अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिवाइसेस पे दोनों ने रन करना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एफ भी डिवाइजर पे रन कर रहा है और जी भी डिवाइजर पे रन कर रहा है, क्योंकि अगर हर डिवाइजर के लिए जो क्वोशंट है वो भी तो उसका डिवाइजर ही होता है। इस तरीके से ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको देखना भी बड़ा आसान है। एफ स्टैटिक जी स्टैटिक एच, मैं इस प्रोडक्ट को कंसिडर करता हूँ तीनों की। तो पहले आप ऐसे लिखेंगे डी डिवाइड्स एन, मैं पहले दो को एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, ये डी पे रन कर गया, और अगले को एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, ये n बाय डी पे कर गया। तो ये बेसिकली क्या होगा अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ, इट इज a इंटू बी इज n, f स्टैटिक g ऑफ a एंड h ऑफ b। तो मैंने अब इसको ऑपरेट करने का एक तरीका बनाया कि पहले ये कर लिया और फिर बाद में ये कर लिया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, a इंटू बी इज n, f स्टैटिक g, इधर हमारे पास a लिखा हुआ है और इधर h ऑफ b लिखा हुआ है। अब मैं ये अलग से देख लेता हूँ कि f स्टैटिक g ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए। तो l इंटू r इज a, f ऑफ l एंड g ऑफ r, ये लिख लेते हैं। तो इधर ये इसको फिर इन करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू n, एंड देन एक और सम आया, l डॉट r इज इक्वल टू a, f ऑफ l एंड देन g ऑफ r इंटू h ऑफ b। अगर मैं सबको कंबाइन कर दूं तो एक ही सम बन रहा है a डॉट b सो इज इक्वल टू, सो मैं इसके अंदर डायरेक्टली इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है l r b इज n, क्योंकि मैंने एक ही जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। सो इट इज f ऑफ l g ऑफ r एंड h ऑफ b। ये आपके पास लिखा हुआ है f स्टैटिक g स्टैटिक h। अब आपके पास ये ऑब्वियस है कि इसको उठा के इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लें या इन दोनों को पहले कैलकुलेट करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच कंक्लूड्स के मेरे पास जो f स्टैटिक g है, इट इज कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। ये मेरे पास आ गया।
अब मैं इसको इन सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कंबाइन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास क्या चीज बनती है। मेरा क्लेम ये है कि सेट ऑफ ऑल अरिथमेटिक फंक्शंस विद f of 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप, कोई भी ग्रुप बनाने के लिए आपको ऑपरेशन डिफाइन करना जरूरी है। तो मेरे पास ऑपरेशन जो है वो ड्रिशले प्रोडक्ट है। तो ये सेट f जो कि n से s के ऊपर फंक्शंस हैं सच दैट के f of 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस सेट को अगर मैं ड्रिशले प्रोडक्ट के साथ कंसिडर कर लूं तो इट इज एन अबेलियन ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी कि f स्टैटिक g इज अगेन a function with this property n to s and f of 1 should not be equal to 0। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो f स्टैटिक g of 1 कंसिडर कर लेते हैं, इट इज f of 1 and g of 1, क्योंकि डिवाइजर्स ने चलना था, इसके सामने चलना था इन डिवाइजर्स के ऊपर। 1 का डिवाइजर सिर्फ यही होता है। अब अगर f of 1 भी 0 नहीं है, g of 1 भी 0 नहीं है, तो प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगी। तो f स्टैटिक g में ये प्रॉपर्टी है कि वो भी 1 के ऊपर 0 नहीं होगा। और अगर दोनों फंक्शंस n to s थे तो f स्टैटिक g भी n to s होगा। ये इसका मतलब है कि जो ड्रिशले प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, इसके बारे में हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। तीसरा एलिमेंट कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्लेम करता हूँ इसको। इसका 1 के ऊपर आंसर 1 आता है और ये फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन है और ये सब के लिए काम करता है। कोई भी आप f पकड़ें, उसको i से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर f आ जाएगा। इसका मतलब है कि i जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि s में बिलोंग करता है। चौथा एलिमेंट इनवर्स, वो उसके लिए हमने थ्योरम प्रूव किया है कि अगर f of 1 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो देन f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और कैसा एग्जिस्ट करता है कि उसको अगर f से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा, यही वाला आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब है कि f इनवर्स भी s में बिलोंग करेगा। और f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? इट इज 1 बाय f ऑफ 1। अभी हमने कैलकुलेट किया, तो अगर f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो f इनवर्स ऑफ 1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी हमने देखी है कि ये कॉम्पिटेटिव भी होती है, जो ड्रिशले प्रोडक्ट है। ये सारे के सारा कंक्लूड करता है कि S स्टैटिक इज एन अबेलियन ग्रुप। अब ये देखिए कितनी एक इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग चीज है कि जो हमारे पास ग्रुप थ्योरी के अंदर जितना स्ट्रक्चर है, जो कुछ हम ग्रुप के बारे में जानते हैं, ग्रुप की इंफॉर्मेशन जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी की सारी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस काम के लिए। तो हमने समहाउ एक इंटरेस्टिंग और वेल नोन स्ट्रक्चर एसोसिएट कर दिया उन रैंडमली जो पड़े हुए थे डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस थे। मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन पकड़ा, मोबियस फंक्शन डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से, सिर्फ एक हल्की सी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये अपनी वैल्यूज है ये इंटीजर्स के ऊपर ले, मतलब नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके ऊपर डिफाइन हो। तो वो जितने ऐसे फंक्शन है अरिथमेटिक फंक्शन है, तो कोई बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपनी मर्जी का फंक्शन बनाने शुरू कर दिया, एलआरफी फंक्शन बना लिया, मोबियस फंक्शन बना लिया, मैंगोल्ड फंक्शन बना लिया, जो जैसे मर्जी फंक्शन, यूनिट फंक्शन बना लिया। तो अब उन सारे फंक्शंस को मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन कर दिया कि ये ग्रुप बनेगा। अब आपने अगर इसको डील करना है तो बेसिकली आप इस ग्रुप को स्टडी करेंगे जो कि ग्रुप ऑफ ऑल अरिथमेटिक फंक्शंस। अब इससे मजीद फर्दर एक और इंटरेस्टिंग चीज भी हमने की है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की। अब उसको देखें, अगर आपके पास एक ग्रुप G हो और X इसका सबसेट हो, अगर आपके पास A B इनवर्स X के अंदर आ जाए, अगर A और B X के अंदर आ रहे हो तो आप कहते हैं कि X जो है ये सब ग्रुप बन जाएगा। इन दोनों को मैं अलग-अलग भी कर सकता हूँ कि A और B की मल्टीप्लिकेशन भी X में आ जाए और हर A के लिए A इनवर्स भी X में आ जाए, तो इसका मतलब है कि X जो है दैट इज अ सब ग्रुप। अब मेरे पास जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है वो है ऑल अरिथमेटिक फंक्शंस।
कंडीशन लगाई है कि f(1) जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास एक अबिलियन ग्रुप बनता है। अब आप इसके अंदर से एक सबसेट चूज करें, x ऑल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस। तो हर फंक्शन तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेटिव हो, तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन चूज करता हूं जो s का सबसेट है। अगर f और g दो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं तो हमारा आज का पहला रिजल्ट था कि उनकी जो डिरिचलेट प्रोडक्ट है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगी। तो अगर f और g मल्टीप्लिकेटिव है तो उनकी डिरिचलेट प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव है। दिस मीन्स कि अगर f और g इसमें पड़े हुए हैं तो f स्टार g भी इसमें पड़ा हुआ है। अगर f एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है यानी x में पड़ा हुआ है तो मैंने ये प्रूफ किया आज एक थ्योरम के अंदर कि उसका इन्वर्स भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो f g की प्रोडक्ट भी उसके अंदर चलेगी और हर एलिमेंट का इन्वर्स ही उसमें चला गया, विच शोज दैट दिस x इज अ सब ग्रुप ऑफ s, यानी कि सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस is a subgroup of all the multiplicative functions, is a subgroup of the group of all multiplicative functions। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं ये इटसेल्फ एक ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी पड़ा हुआ है, इन्वर्स भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़े हुए हैं। आई ऑफ एन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो वो इन्वर्स इसके अंदर पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ऑटोमेटिकली इन दो कंडीशन से बनाया जा सकता है वो सब कुछ। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैंने सारे अरिथमेटिक फंक्शंस करने हैं तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और मोड अगर सिर्फ उनमें से सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शंस को डिस्कस करना है तो उसके लिए भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। एक दफा रिव्यू करते हैं आज हमने क्या क्या किया। हमने जरा मोबियस इन्वर्जन फार्मूला सबसे पहले देखा और उसको लिखा और देखा कि हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। और रिव्यू जो हमने 26 लेक्चर का किया उसके अंदर मैं डिवाइसेस के अंदर इंटरेस्टेड था कि जो मेरे पास डिरिचलेट प्रोडक्ट है उसके अंदर एक d चल रहा होता है और एक n/d चल रहा होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, उस प्रोडक्ट को समझना इंपॉर्टेंट था। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की है, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की है, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है डिरिचलेट प्रोडक्ट के ऊपर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस की। देन फिर मैंने इन्वर्स फंक्शंस को डिस्कस किया। अगर एक आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव होगा या नहीं, और उन सबको कंबाइन किया ये लास्ट अपने टॉपिक के अंदर अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि मेरे पास जो सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शंस हैं दे फॉर्म अ ग्रुप अंडर डिरिचलेट मल्टीप्लिकेशन एंड द सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस दे फॉर्म अ सब ग्रुप। और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये हम फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना रिजल्ट करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं वो भी सब ग्रुप बनाते हैं ऑल अरिथमेटिक फंक्शंस का, विद ओनली वन कंडीशन कि 1 के ऊपर उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि मैंगोल्ड फंक्शन जो आपने रखा हुआ है ये ना वो बड़े ग्रुप में शामिल होगा अरिथमेटिक फंक्शंस के और ना ही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस में शामिल होगा, क्योंकि ये 1 के ऊपर वैल्यू 0 देता है। तो मैं ऐसे फंक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।